स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अदिति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नेपाल के विकास में पूरे सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है भारत। दोनों देशों के बीच दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन के शुभारंभ पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और लागत में कटौती करने में पेट्रोलियम पाइपलाइन से मिलेगी मदद। आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है सरकार। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने पर चेन्नई में मीडिया से बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जीडीपी में गिरावट को बताया विकास प्रक्रिया का हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जितेंद्र सिंह ने भी गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आतंकवादियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और धन देने का काम कर रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात में उपराष्ट्रपति ने अफवाहों से बचने की दी सलाह। कहा जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति, बहाली और विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राफेल लड़ाकू विमान के स्वागत के लिए वायुसेना पूरी तरह से तैयार। 17 स्क्वाड्रॉन गोल्डन एरोज का फिर से गठन। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में हुए समारोह में वायुसेना प्रमुख ने कहा राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली होगी पहली यूनिट। देश के अनमोल रत्न और हिंदुस्तान की राजनीति के वटवृक्ष थे अरुण जेटली। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पादन पाइपलाइन परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास के लिए दोनों देशों ने साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए अवसरों का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि ये पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफायती लागत पर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराएगी। भारत से नेपाल को अब टैंकरों के बजाय पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ भेजे जाने लगेंगे। दोनों देशों के बीच मंगलवार को मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। करीब 70 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का तकरीबन 33 किलोमीटर हिस्सा भारत में और 36 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा नेपाल में बिछाया गया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारत ने 324 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नेपाल के विकास में भारत के समर्थन को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत नेपाल को हर संभव सहायता देगा। मुझे खुशी है हमारे विदेश मंत्रियों ने काठमांडू में अपनी मुलाकात में आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों में प्रगति का जायजा अभी हाल ही में लिया था। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा विविध क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक्सेलेंसी, नेपाल की प्रायोरिटीज के अनुसार उसके विकास में सहयोग के लिए भारत के कमिटमेंट को मैं आज एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। इस परियोजना को 30 महीने की निर्धारित सीमा से आधे समय में ही पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अनेक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और पिछले 5 सालों में पशुपतिनाथ धर्मशाला और आईसीपी वीरगंज समेत अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक स्तर पर नजदीकियां बढ़ी हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में मेरे मित्र प्रधानमंत्री ओली जी और मैं 4 बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों से आपसी विश्वास पक्का हुआ है और परस्पर हित के आधार पर हमारी साझेदारी मजबूत हुई है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि इस पाइपलाइन से दोनों देशों के लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने इस पाइपलाइन परियोजना को नेपाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। This pipeline project is the first of its kind between Nepal and India and in South Asia. I believe it will not only save time, reduce cost, lessen road traffic, and reduce air pollution in transporting petroleum products from India to Nepal, but also open avenues in Nepal for expanding similar pipelines across the country. बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच बनाई गई ये पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन दक्षिण एशिया में 2 देशों के बीच इस तरह की पहली क्रॉस बॉर्डर परियोजना है और इस तेल पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थों की सुगम और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति के साथ ही नेपाल को तेल ढुलाई और रिसाव पर हर साल करोड़ों रुपए की बचत होगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। आज भी केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखा। मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश बड़ी ही तेजी से 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने विकास को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। इसके लिए खास तौर पर एक कमेटी बनाई गई है जो उन परियोजनाओं का निर्धारण कर रही है जहां ये पैसे खर्च किए जाएंगे। 100 lakh crores, and that is the amount which I think will have to be speeded up for infrastructure related projects, for which I have appointed a task force which shall very speedily identify projects through which this money can be front loaded. This committee which I have constituted has started working, and we are in the process of identifying projects with which we can speedily get this money pushed down for the project itself. इधर कोलकाता में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 100 दिन में सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसानों के खाते में 8,955 करोड़ रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किया है। साथ ही कई कानूनों को खत्म कर कामगारों को सहूलियतें दी गई हैं। Under the Modi government and PM Kisan Yojana, the total transfer of monies into the bank accounts of poor farmers now stands at 20,250 crore rupees. The government has dedicated itself to labor reform. 32 central laws have been transformed into 4 codes, which now seek to benefit 50 crore unorganized sector workers across the country. जम्मू में सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जनता इस फैसले से खुश है और उनमें विकास की नई उम्मीद जगी है। Every decision taken by the Modi government has been after deep consideration, including the decision to declare it as a union territory, which of course the Home Minister has time and again reiterated that it would be again turned into or restored back as a state at the appropriate time. The common man in the streets of Kashmir is rejoicing
and he would realize the rejoice even more when the benefits start arriving. There's only a handful of those who were the beneficiaries of this mayhem which carried on for years together and which benefited generation after generation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से साफ कर दिया था कि उनकी सरकार लोगों के विकास और देश की प्रगति के लिए बड़े फैसले और कड़े फैसले लेने से हिचकेगी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दौरे पर आए सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स के प्रधानमंत्री डॉक्टर रॉल्फ एडवर्ड गोंजाल्विस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने समेत विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान राल्फ गोंजाल्विस ने भारत के साथ सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स के बीच कौशल विकास, प्रशिक्षण, शिक्षा, वित्त, संस्कृति और आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री गोंजाल्विस सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिन्स के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो भारत के दौरे पर आए हैं। इससे पहले उन्होंने सोमवार को ग्रेटर नोएडा में आयोजित COP14 सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गोंजाल्विस का कल विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 14 से 20 सितंबर के बीच सेवा सप्ताह मनाएगी। इस दौरान अस्पतालों में फलाहार वितरण से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 10 दिव्यांगों की जिम्मेदारी ली जाएगी। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा जल अभियान को लेकर भी कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक जिले में हम 10 दिव्यांग ऐसी संस्थाओं के साथ जोड़ना चाहते हैं जिससे साल भर वो संस्था उस दिव्यांग का खर्चा उठाए, रहन सहन, पढ़ाई सबका। मिनिमम 10, मैक्सिमम इट कैन गोज अप टू 100। ये एक बड़ा कार्यक्रम है। दूसरा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जागरूकता के कार्यक्रम करने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार आयोजित करने के कार्यक्रम हैं इस 7 दिनों में। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम और एक जल अभियान। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जयपुर में बीजेपी के संपर्क अभियान के तहत पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। बीजेपी देश भर में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाए जाने को लेकर संपर्क अभियान के तहत समर्थन जुटा रही है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि अनुच्छेद 370 की वजह से घाटी में आतंकवाद पनप रहा था। संसद ने इसे खत्म करके वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। धारा 370 यह विषय लंबे समय से चला आ रहा था और इस कारण से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद पनप रहा था। भारत की मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर होने के पश्चात भी वहाँ अलगाववादी ताकतें अपना सर उठा करके वहाँ समस्याएं क्रिएट कर रही थी। भारत की संसद आदरणीय मोदी जी का यह दृढ़ संकल्प कि धारा 370 और 35A जिस तरीके से देश में और जम्मू कश्मीर के विकास में रोड़ा रहा है उसको हटाना आवश्यक है। भारत की संसद ने उसमें साथ दिया और धारा 370 अब्रोगेट हुई, 35A समाप्त हुआ और उस कारण से अब जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में शामिल होकर एक अखंड भारत को आगे बढ़ाने में सफल रहा है ये अभियान। जम्मू कश्मीर के सरपंचों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से आज उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि पंचायतों को सार्थक और सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त कोष, कार्य योजना और इसे लागू करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का अमला होना जरूरी है।
जम्मू कश्मीर में नागरिक सुविधाओं पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध, उपद्रव और अशांति फैलाने वाले शरारती तत्वों की मंशा को नाकाम करने के लिए लागू किए गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों से अपने आवास पर मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए आतंकियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और धन देने का काम कर रहा है। अलगाववादी और हमारा बगल में जो देश है वो हमारा देश में आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप करके अलगाववादियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है। वो शांति नहीं चाहते। हम चाहते हम सबके साथ अच्छा संबंध रहे। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उनके साथ भी हम चाहते अच्छा संबंध हो, मगर वो नहीं चाहते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से जुड़े संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के प्रावधान स्वतः ही लागू होंगे और इससे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी देश के बाकी हिस्से की तरह तेजी से विकास होगा। जम्मू कश्मीर में किसी का जमीन कोई बाहर का लोगों का देने का सवाल ही नहीं है, संभव नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, अपना आपका जमीन आपके पास ही रहेगा। नंबर 1, कोई बाहर का स्टेट वाले कुछ दुष्प्रचार चल रहे, मुझे मालूम पड़ा, कोई महाराष्ट्र वाला आके, कोई गुजरात वाला आके, कोई बिहार वाला आके, कुछ नहीं होने वाले। हाँ, व्यापार के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ का लोग यहाँ आएंगे। टूरिज्म के लिए वहाँ का लोग आएंगे। जब बाहर से लोग आएंगे ना, तभी ना टूरिज्म बढ़ेगा, नहीं तो टूरिज्म कैसा बढ़ेगा। सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति को स्थानीय स्थिति की जानकारी दी और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और नीतियों से उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर में हम जो लोग हैं सिर्फ डेवलपमेंट चाहते हैं, वहाँ लोग मुलाजमत चाहते हैं, वहाँ हेल्थ सेक्टर में मतलब डेवलपमेंट चाहते हैं, या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या बाकी एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, हर किस्म की वहाँ के लोग जो हैं डेवलपमेंट चाहते हैं और अमन से रहना चाहते हैं। और हम पंचायत से रिलेटेड मुद्दे लेके आए थे कि भाई हमारे सरपंच को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दिए जाएं, और दूसरी बात ये कि आनरेरी में थोड़ा सा इजाफा इनका होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है पंचायतों का। तो हम चाहते हैं कि पंचायत राज जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में कई प्रतिबंध लागू किए थे। जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, इन प्रतिबंधों में भी ढील दी जा रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने आज वो सच स्वीकार कर लिया जिसे वो लगातार नकारता रहा है। जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में संबोधन के बाद संवाददाताओं के सामने किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस बात को स्वीकार किया कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। उन्होंने जोर देकर संवाददाताओं से कहा कि भारत के राज्य जम्मू कश्मीर में जाइए और देखिए। आप खुद सुनिए किस तरीके से पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी के मुंह से सच्चाई सामने आ गई कि जम्मू कश्मीर भारत का राज्य है। To go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves what the reality is. Into the Indian state of Jammu and Kashmir, into the Indian state of Jammu and Kashmir, to go into the Indian state of Jammu and Kashmir and see for themselves. भारत ने जम्मू और कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के साझा बयान की तीखी निंदा की है। भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी आलोचना की है और इस तरह की गतिविधियों को रोकने को कहा है जो भारत की सीमा के अंदर है और पाकिस्तान ने अवैध रूप से हथियार रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हाल में इस्लामाबाद यात्रा के दौरान जारी बयान में जम्मू कश्मीर के जिक्र को खारिज करता है। भारत ने कई शब्दों में किसी भी देश के पाक अधिकृत कश्मीर पर यथास्थिति में परिवर्तन की कोशिश का विरोध किया है।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी संगठनों से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोपोर पुलिस ने कल 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जो देश विरोधी पोस्टर लगाने, स्थानीय लोगों को धमकाने और डराने में शामिल थे। पुलिस इन लोगों से अब पूछताछ कर रही है। हाल ही में सोपोर में लोगों की हत्या के मामले में भी इन आतंकवादियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पोस्टर के ड्राफ्टिंग और प्रकाशन में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर और दूसरे सामान भी बरामद किए हैं। Yesterday, a group working with Jaish-e-Mohammed has been apprehended in Sopore area, wherein those people were doing that activity on behalf of their militant outfit. They were printing posters threatening people, threatening fruit growers. They are associates of militants. They are actually not Pak-trained militants, but they are their associates, OGWs, working with the militants for a pretty long time. They were using computers and all to print threatening posters and then pasting them at various places, including Fruit Mandi Sopo. भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में राफेल फाइटर जेट का स्वागत करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। इसको देखते हुए वायुसेना ने अपनी गोल्डन एरोज 17 स्क्वाड्रन को फिर से गठित किया, जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली यूनिट होगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धानुआ मंगलवार को अंबाला वायुसेना केंद्र पर एक समारोह में 17 स्क्वाड्रन को फिर से बहाल करेंगे। MiG-21 विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के फैसले के बाद 17 स्क्वाड्रन को 2016 में बंद कर दिया गया था। गोल्डन एरोज कारगिल समेत सभी युद्धों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखा चुका है। The squadron truly deserves to be resurrected with a Rafale aircraft. I also congratulate Air Force Station Ambala for being the first base of the Rafale aircraft in the Indian Air Force. This is not the first time it has happened. This was also the first base in which we inducted a modern technology aircraft when the Jaguars came into the Indian Air Force. My good wishes to the station personnel of Ambala, and may the fortunes of 17th Squadron continue in its life of Udyam Ajasatram. दिवंगत अरुण जेटली की याद में राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी के अलावा कई अन्य दलों के नेता भी अरुण जेटली की याद में आयोजित इस सभा में शामिल हुए। सभा में मौजूद कई नेताओं ने दिवंगत अरुण जेटली को याद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुण जेटली को याद करते हुए भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली के दुनिया से जाने पर उन्होंने अपना एक करीबी दोस्त खोया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दिवंगत अरुण जेटली के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, इसके लिए उन्हें हमेशा मलाल रहेगा। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। मेरे मन पर इसका बोझ हमेशा बना रहेगा। वे सर्व मित्र थे, वे सर्वप्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे, वे हमेशा उपयोगी होते थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुण जेटली के योगदान को सराहा और उन्हें याद किया। अमित शाह ने कहा कि अरुण जेटली ने उन्हें हर मुश्किल वक्त में सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली का निधन देश, संसद, बीजेपी,
अरुण जेटली के परिवार के साथ साथ उनके लिए भी निजी क्षति है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अरुण जेटली ने अपने जीवन में हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और हमेशा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए काम किया। लोकसभा राज्यसभा में धारा 370 समाप्त की गई, तब अरुण जी से मेरी बात हुई थी। शाम को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से बात हुई थी, उनकी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, मैं वहां पहुंचा, मेरी भी बात हुई। उनके आवाज में, उनके उत्साह में, जो आवाज से उत्साह का परिचय मिलता था, लगता नहीं था कि कोई व्यक्ति बीमार है। इतना लगाव विचारधारा के साथ, देश के मसलों के साथ उनका जुड़ाव रहा। आज अरुण जी नहीं है, अरुण जी के परिवार के सभी सदस्य यहाँ बैठे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है ही, बहुत बड़ा आघात है। मगर हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है, पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है और देश के सार्वजनिक जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नैरेटिव सेट करने का काम यदि कोई करता था तो अरुण जी करते थे। एक समय वह भी था 80 का दशक, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इंटेलेक्चुअल्स में कुछ एक अजीबोगरीब धारणा थी। प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मानते थे, प्रगतिशील राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ये मानते थे कुछ रूढ़िवादी इनकी विचारधारा है। एक धारणा ये बनी हुई थी और मैं ये कहना चाहूंगा कि सचमुच इंटेलेक्चुअल्स के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर नैरेटिव चेंज करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो अरुण जी की रही, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही केवल क्षति नहीं हुई है उनके हमारे बीच न रहने के कारण, बल्कि मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में खालीपन आ गया। श्रद्धांजलि सभा में विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का 24 अगस्त को निधन हो गया था। 66 वर्षीय अरुण जेटली को 9 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे आने अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।